नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है यूईई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस सब्जेक्ट का कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आप काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, अगर आप 6 सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं जितना मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों आप एक काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, घरेलू रेफ्रिजरेटर यानी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को चित्र सहित समझाइए। दोस्तों आपको साफ साफ दे दिया है कि फिगर सहित आपको इसमें समझाना है। दोस्तों सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने फिगर को बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। घरेलू रेफ्रिजरेटर यानी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का मैंने फिगर बनाया हूँ। फिगर को मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। फिगर आपका सही बनना चाहिए, एग्जाम में आपका फिगर सही बनना चाहिए। अगर आप अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं तो आपको फिगर सही बनाना है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, रेफ्रिजरेटर स्टोरेज क्षमता के अनुसार कंप्रेसर को चलाने के लिए 1/3 अश्वशक्ति से 1/4 अश्वशक्ति तक की मोटर प्रयुक्त की जाती है। तापमान के नियंत्रण के लिए एक थर्मोस्टेट यानी विद्युत स्विच लगी होती है। जैसे ही फीलर ट्यूब गर्म होती है, तापमान नियंत्रण स्विच ऑन हो जाती है, वो ऑटोमेटिक आपका ऑन हो जाता है। जैसे ही फीलर ट्यूब गर्म होती है, वो आपका तापमान नियंत्रण ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाती है तथा मोटर प्रारंभ हो जाती है और कंप्रेसर को चलाती है। जब फीलर ट्यूब का तापमान आवश्यक तापमान से नीचे चला जाता है, तब तापमान नियंत्रण स्विच ऑफ हो जाती है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। तापमान नियंत्रण स्विच को नाव को कट आउट करके तापमान को बदला जा सकता है। तो दोस्तों वैसे तो आपको लिखने के लिए इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों बिल्कुल मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना फिगर बना देंगे और इसमें आप इतना कुछ लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक सोडियम वाष्प लैंप की रचना तथा कार्यविधि को समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम वाष्प लैंप, इसे सोडियम वेपर लैंप भी कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर आपका थोड़ा लंबा हुआ है तो मैं कुछ इस तरह से कॉपी को आप ऐसे करके देख सकते हैं। फिगर को मैंने इस तरह बनाया हूं, ऐसे कॉपी को पट करके आप ऐसे फिगर को बना लीजिएगा। फिगर दोस्तों काफ़ी इजी है। मैंने फिगर को बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूं सोडियम वेपर लैंप का, और फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आपको फिगर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है सोडियम वेपर लैंप। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, इन लैंपों में सोडियम वाष्प का प्रयोग किया जाता है। इनका कार्य सिद्धांत मरकरी वाष्प लैंपों जैसा ही है। इनकी ल्यूमिनोसिटी अपेक्षाकृत कम होती है। उसके बाद आपको इसकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, इस प्रकार के लैंपों की विसर्जन ट्यूब विशेष कांच की बनाई जाती है, क्योंकि सामान्य कांच की सोडियम वाष्प काला कर देता है। इसकी लंबाई अधिक होने के कारण इसको यू आकार में बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने इसको यू आकार में बनाया हूँ। कॉपी को ऐसे करके आप देख सकते हैं, इसको मैंने यू आकार में बनाया हूँ सोडियम वेपर लैंप को। इसके अंदर थोड़ी मात्रा में धात्विक सोडियम तथा थोड़ी मात्रा में नियान गैस भरी होती है। ट्यूब के दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड पिन प्रारूपी आधार से संयोजित रहते हैं तथा जब लैंप कार्यावस्था में नहीं रहता है तब सोडियम सामान्यतः यू ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा रहता है। अब हम लोग इसका वर्किंग देखेंगे। वर्किंग ऑफ सोडियम वेपर लैंप, इसमें आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको लिखना है, जब प्रारंभ में स्विच को ऑन किया जाता है तब लैंप कम दाब यानी लो प्रेशर नियान लैंप की तरह कार्य करना प्रारंभ करता है और गुलाबी रंग का प्रकाश देता है। जैसे ही लैंप का ताप बढ़ता है, सोडियम का वाष्पीकरण हो जाता है और धीरे धीरे पीला प्रकाश देने लगता है। लगभग 2 से 5 मिनट में लैंप निर्धारित क्षमता से पीला प्रकाश निर्गत करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा इसमें वो है, ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम में ऊर्जा दक्ष उपकरणों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आपको इसमें बताना है कि बिजली की ऊर्जा की खपत कैसे कम किया जाए, इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ये ऊर्जा के दक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको बिजली की खपत को बचानी चाहिए। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, घर में ऊर्जा का प्रयोग साधारणतः प्रदीपन, तापन, प्रशीतन, खाना बनाने एवं पंपों की सहायता से जल की टंकियों तक पहुंचाने में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, सुबह, दोपहर और शाम के समय जहां तक हो सके स्वाभाविक प्रकाश का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हल्के रंग के पर्दों को दरवाजों और खिड़कियों में लगाना चाहिए। ये कह रहा है कि दरवाजों पर हल्के रंग के मतलब कपड़े का पर्दा लगाना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, बहुत डार्क का नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद है, स्टडी रूम में मेज कुर्सी को खिड़की के पास लगाना चाहिए। दोस्तों आपका जो स्टडी रूम है उसमें आपका मेज और कुर्सी जो है खिड़की के पास आपका रहना
चाहिए, इसमें ये कहा जा रहा है। उसके बाद साधारण बल्ब के बजाय CFL या LED बल्ब का इस्तेमाल करने से आपकी जो बिजली है उसकी बचत होती है। नेक्स्ट है कूलर तथा AC का उपयोग जहाँ तक हो सके कम से कम करना चाहिए। प्रकृति के ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है और बिजली की बचत के लिए भी हितकर है। नेक्स्ट है बंद कमरे के बजाय छत या बालकनी में बैठकर पेपर पढ़ें या व्यायाम करें, इससे बिजली भी बचेगी और धूप भी मिलेगी आपको और आप स्वस्थ भी रहेंगे। नेक्स्ट है घर में प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग अलग कमरों में बैठकर टीवी देखने या कोई अन्य कार्य करने के बजाय एक ही जगह करनी चाहिए। नेक्स्ट है टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राउंडर, मोबाइल चार्जर, विद्युत बल्ब, पंखे, कंप्यूटर आदि इस्तेमाल में न हो तो स्विच ऑफ कर दे या प्लग निकाल दे, वरना बिजली बर्बाद होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपकी फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी। विद्युत संकर्षण की विभिन्न प्रणालियों के नाम लिखिए। विद्युत चालन की संकर्षण प्रणाली के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालेंगे संकर्षण यानी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों किसी देश का विकास उस देश में उपलब्ध संकर्षण साधनों पर निर्भर करता है। यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए साधनों के साथ साथ समय और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छे साधनों का उपयोग कर समय व ऊर्जा की बचत की जाती है, यही आपका ट्रैक्शन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे संकर्षण प्रणालियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये निम्नलिखित प्रकार के ट्रैक्शन होते हैं, जिसमें पहला है परंपरागत संकर्षण प्रणाली। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक साधनों से चलने वाली प्रणालियां जैसे पानी के बहाव का उपयोग, वायु के हवा से चलने वाली युक्तियां एवं मानव व पशु चालित गाड़ियां इत्यादि चीजें इसमें आपके आएंगे। उसके बाद दूसरा है आधुनिक संकर्षण प्रणाली। इसमें आपका क्या होता है? आजकल निम्न संकर्षण प्रणालियों का उपयोग बहुलता से किया जा रहा है। इसमें आपका पहला है यांत्रिक संकर्षण प्रणाली। इसके अंतर्गत यांत्रिक इंजनों जैसे भाप से चलने वाले द्रवित ईंधनों, डीजल, पेट्रोल से चलने वाले अथवा गैस से चलने वाले इंजन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है विद्युत संकर्षण प्रणाली। इसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा से चलने वाले मोटरों का उपयोग किया जाता है। इन्हें उपलब्ध विद्युत ऊर्जा के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्वजनित विद्युत ऊर्जा द्वारा चलित संकर्षण और दूसरा है लाइन संकर्षण प्रणाली। नेक्स्ट ट्रैक्शन जो हमारा इसमें होगा वो है डीजल विद्युत संकर्षण। इसमें आपका क्या होता है? इसका उपयोग रेलवे में किया जाता है। इसमें डीजल इंजन के साथ एक डीसी जनरेटर यांत्रिक रूप से युग्मित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा जो हमारा ट्रैक्शन है वो है बैटरी विद्युत संकर्षण। इसमें आपका क्या होता है? इस प्रकार के संकर्षण में बैटरियों को श्रेणी समांतर अथवा मिश्रित संयोजन करके मोटरों को चलाने योग्य वोल्टता प्राप्त की जाती है। इनका प्रयोग लोकल ट्रेनों तथा ट्रामों में किया जाता है। तो आपके ये निम्नलिखित प्रकार के ट्रैक्शन हैं। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा नहीं 2 या 3 ट्रैक्शन अगर आप लिख देंगे, उसके बारे में डिफिनेशन समझा देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विद्युत आर्क वेल्डिंग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसमें प्रयुक्त फ्रस्क लेपित के लाभों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आर्क वेल्डिंग और इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है इस विधि में धातु के जिन भागों को जोड़ना होता है उन भागों के मध्य इलेक्ट्रोड की सहायता से आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क से उत्पन्न उष्मा से धातु के जोड़े जाने वाले सिरे पिघल जाते हैं। आर्क वेल्डन में लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का ताप उत्पन्न होता है। इस ताप पर धातुओं के पिघलने के लिए किसी यांत्रिक दाब की आवश्यकता नहीं रहती है। आर्क के ऋणात्मक प्रतिरोध अभिलक्षण के कारण धारा वृद्धि के साथ साथ प्रतिरोध घटता है और प्रतिरोध घटने के साथ साथ धारा बढ़ती है। अब हम लोग देखेंगे कोटेड इलेक्ट्रोड के लाभ, जिसमें पहला है यह आर्क का प्रारंभ या प्रवर्तक करता है। दूसरा है यह आर्क को सतत कायम करता है और तीसरा है आर्क को टिकाऊ तथा अस्थायी बनाता है। यह गलित धातु को सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात परीक्षण प्रदान करता है। यह गलित धातु की जामन दर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप क्या होता है, यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप क्या होता है। इसको आपको चित्र सहित समझाना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम हाई प्रेशर मरकरी लैंप का फिगर बनाएंगे। फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों फिगर से ही आपका ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। अगर आप फिगर सही तरीके से एग्जाम में बनाएंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। दोस्तों आपको सबसे पहले हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल इजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद इसको ऐसे आप फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप यानी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। उसके बाद आपको इसमें लिखना है उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मरकरी वाष्प लैंप सहायक इलेक्ट्रोड के साथ और दूसरा है मरकरी वाष्प लैंप वैनेट कैंप के साथ और तीसरा है मरकरी
मरकरी वाष्प लैंप, सहायक इलेक्ट्रोड तथा टंगस्टन फिलामेंट के साथ। इसके बाद आपको इसमें हेडिंग डालना है संरचना यानी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, चित्र में इसकी संरचना दर्शाई गई है। इसमें बोरोसिलिकेट कांच की एक कठोर ट्यूब होती है जिसके दोनों सिरों पर विशेष पदार्थ की तरह चढ़े हुए तार के 2 मुख्य इलेक्ट्रोड होते हैं। ऊपरी इलेक्ट्रोड के पास एक सहायक इलेक्ट्रोड भी होता है जो एक उच्च प्रतिरोध द्वारा श्रेणी में नीचे के मुख्य इलेक्ट्रोड में जुड़ा रहता है। इसके बाद इसमें हेडिंग डालना है प्रचालन। प्रचालन में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है जब लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तब सहायक इलेक्ट्रोड तथा मुख्य इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क उत्पन्न होने लगता है। आर्क से उत्पन्न उष्मा से आर्गन गैस आयनित हो जाती है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन के ताप से मरकरी का वाष्पीकृत हो जाता है। ये 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है प्लगिंग, दूसरा है प्रतिरोधी ब्रेकन और तीसरा है पूर्ण जननी ब्रेकन। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे प्लगिंग क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्लगिंग। इसके बाद आपको इसमें लिखना है, इस विधि में इंजन को चलाने वाले मोटर की सप्लाई को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे उल्टी दिशा में भी चलाया जा सके। इसे व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग भी कहते हैं। ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बलागुण की दिशा गाड़ी के चलाने की दिशा के विपरीत होती है, जिसके कारण मोटर की गति शून्य होकर विपरीत दिशा में चलने लगती है। अतः ट्रेन की गति शून्य होने पर या शून्य होने से थोड़ा पहले विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है और यांत्रिक ब्रेक लगा दिए जाते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है। इस विधि में ब्रेकिंग के समय भी विद्युत ऊर्जा सप्लाई से ली जाती है। नेक्स्ट दूसरा है जो हमारा प्रतिरोधी ब्रेकन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है इस विधि में ब्रेकिंग के समय मोटर को विद्युत सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। अब यही मोटर ट्रेन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए एक जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है। मोटर के टर्मिनल को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन कर देती है। यह प्रतिरोध विद्युत भार का कार्य करता है। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करते समय आर्मेचर के टर्मिनल को सप्लाई से अलग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र कुंडली में धारा की दिशा न बदले। मोटर जनरेटर की तरह कार्य करते समय क्षेत्र कुंडली स्व उत्तेजित रहे या वह उत्तेजित रहे। दोनों स्थितियों में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा है पूर्ण जनन ब्रेकिंग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है पूर्ण जनन ब्रेकिंग में गाड़ी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके सप्लाई प्रणाली को वापस भेज दिया जाता है। पूर्ण जनन ब्रेकिंग प्रयोग करने के लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है, जैसे ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टता के मान से अधिक होना चाहिए। और दूसरा है सुरक्षा की दृष्टि से ब्रेकिंग प्रणाली में यांत्रिक स्थिरता होनी चाहिए। तीसरा है ब्रेकिंग प्रणाली में विद्युत स्थिरता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रदीपन योजना से आप क्या समझते हैं। आंतरिक प्रदीपन का वर्गीकरण कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रदीपन योजना यानी लाइटिंग स्कीम्स। इसके बाद आपको इसमें लिखना है किसी स्थान विशेष पर जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से प्रदीपन करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे प्रदीपन योजना कहते हैं। आंतरिक प्रदीपन का वर्गीकरण, प्रदीपन 2 प्रकार का होता है जिसमें पहला है प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना में फिगर बनाना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, इसलिए आप विशेषकर फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिगर को आपको सही बनाना है। अगर आप फिगर सही बना देंगे, उसमें आप कुछ भी लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना का फिगर कुछ इस तरह से बनाना है। मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद आपको इसमें लिखना है प्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। विभिन्न प्रकार की रिफ्लेक्टरों की सहायता से चित्रानुसार प्रकाश स्रोत निर्गत प्रकाश का 90% तक प्रकाश सीधे सतह पर प्राप्त होता है। कार्यतल पर आवश्यकता अनुसार समान प्रकाश प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के लैंप शेड, ग्लोब व रिफ्लेक्टरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा है अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना, इसमें भी आपको सबसे पहले फिगर ड्रा करना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों फिगर पे आप विशेष ध्यान दीजिए। फिगर आपको कुछ इस तरह से बनाना है, बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद आपको इसमें लिखना है अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर न डालकर लैंपों की स्थिति तथा उनकी संख्या का सही समंजन एडजस्टमेंट करके विस्तृत परावर्तन द्वारा अर्थात कर्निश तथा कटोरा फिटिंग का प्रयोग
उपयोग करके दीवारों व छतों से परावर्तित प्रकाश द्वारा छाया रहित प्रकाश सतह पर प्राप्त किया जाता है। तो इतना भी अगर आप ये लिख देंगे फिगर बनाकर तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। दोस्तों वैसे तो इसमें लिखने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों के एग्जाम के लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूं। अगर आप सिर्फ इतना अगर फिगर बनाकर इतना अगर आप लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रतिरोध तापन यानी रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिरोध तापन को निम्न में दो भागों में बांटा गया है। इसमें भी आपको जो प्रतिरोध तापन या रेजिस्टेंस हीटिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। इसमें अभी आपको फिगर बनाना है। फिगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूं। तो दोस्तों मैंने फिगर यहाँ पे बनाने की कोशिश की हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। आप फिगर को बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको फिगर को बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है इस विधि में दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से उस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसे गर्म करना होता है। गर्म किए जाने वाले पदार्थ के प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पदार्थ गर्म होता है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन कहते हैं। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। तो दोस्तों इसका भी फिगर कुछ उसी तरह से बनेगा जैसे आपने प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का बनाया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक बार आप फिगर देख लेंगे तो आपको दोनों फिगर याद हो जाएगा। कुछ एक ही तरह से फिगर दोनों का बनेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको लिखना है इस विधि में विद्युत धारा एक प्रतिरोध हीटिंग एलिमेंट में प्रवाहित कर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार ऊष्मा का उपयोग गर्म किए जाने वाले पदार्थ की आलन संनयन अथवा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर गर्म किया जाता है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है इस विधि में विद्युत धारा एक प्रतिरोध हीटिंग एलिमेंट में प्रवाहित कर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार ऊष्मा का उपयोग गर्म किए जाने वाले पदार्थ के चालन अथवा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे, आप फिगर बनाकर इतना अगर हम लिख देते हैं इसमें तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आर्क तापन यानी आर्क हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डालना है आर्क हीटिंग। उसके बाद आपको उसमें लिखना है जब दो इलेक्ट्रोडों के मध्य वायु अंतराल यानी एयर गैप कम करके उच्च वोल्टता प्रदान की जाती है तो स्थिर विद्युत प्रभाव के कारण वायु अंतराल में वायु आयनित हो जाती है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न होने से उच्च तापमान प्राप्त होता है, उसे आर्क तापन कहते हैं। आर्क भट्टियों के प्रकार, इसमें आपके दो प्रकार की भट्टियां हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां यानी डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस और दूसरा है अप्रत्यक्ष आर्क भट्टियां यानी इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस। तो आइए हम पहला देखते हैं प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां क्या होता है, इसके बारे में आपको समझा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां क्या होता है। इसमें आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं मैंने फिगर को यहाँ पे बनाया हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस का फिगर आपको बनाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है इस प्रकार की भट्टियों में इलेक्ट्रोडों और गर्म किए जाने वाले चार्ज के बीच आर्क उत्पन्न की जाती है। सिंगल फेज सप्लाई में 2 इलेक्ट्रोड तथा 3 फेज सप्लाई में 3 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चित्र के अनुसार जब इलेक्ट्रोड को सप्लाई से जोड़ा जाता है तब इलेक्ट्रोड व चार्ज के मध्य आर्क उत्पन्न होने लगता है। इस विधि से तापन का उपयोग उच्च ताप प्राप्त होने के कारण इस्पात उत्पादन में प्रयोग की जाती है। इन भट्टियों की क्षमता सामान्यतः 5 टन से 10 टन होती है। आजकल 100 टन क्षमता वाली भट्टियों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। 1 टन वाली भट्टी के लिए 200 किलोवाट शक्ति चाहिए तथा इन भट्टियों में ऊर्जा व्यय 100 किलोवाट प्रति टन होती है। तो दोस्तों इतना आपको लिखना है प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां में। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर आपको बनाना है, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाना है। तो अब इतना लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष आर्क भट्टियां। इसमें भी आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप फिगर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है इस प्रकार की भट्टियों में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न की जाती है जिससे उत्पन्न ताप विकिरण द्वारा चार्ज स्थानांतरित होता है। इस प्रकार की भट्टियों में केवल 2 इलेक्ट्रोड ही प्रयोग किए जाते हैं, अतः इसमें सिंगल फेज सप्लाई की ही आवश्यकता पड़ती है। इन भट्टियों में चार्ज का तापमान प्रत्यक्ष आर्क भट्टियों की अपेक्षा कम होता है तथा इसमें वह आंतरिक विधि से विलोडन करना पड़ता है तथा भट्टियां बेलनाकार आकार की बनाई जाती हैं तथा इसमें इलेक्ट्रोड क्षैतिज अक्ष में लगे रहते हैं। दोस्तों इसमें भी अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे और फिगर बना देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। वेल्डन क्या है, कार्बन एवं धातु वेल्डन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें सबसे पहले हेडिंग डालना है वेल्डन। उसके बाद आपको इसमें लिखना है धातुओं को गलन बिंदु तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं, अर्थात
यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें धातुओं को गलनांक तब गर्म करके जोड़ा जाता है। धातुओं की विद्युत ऊर्जा द्वारा उनके गलनांक तक गर्म करके जोड़ने की क्रिया को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग जोड़ बोल्ट जोड़ों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है, इसलिए आजकल विद्युत वेल्डन का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अत्यधिक किया जा रहा है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एनोडाइजिंग के सिद्धांत व उसके अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है एनोडाइजिंग, उसके बाद आपको इसमें लिखना है इस प्रकार विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं, उपकरणों एवं आभूषणों पर रक्षात्मक व सजावटी परिसज्जा की जाती है। उसी प्रकार धातुओं पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली अदृश्य परत चढ़ाकर रक्षात्मक तथा सजावटी परिसज्जा देने के लिए एनोडाइजिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तुओं को कैथोड की जगह एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को एनोडाइजिंग कहते हैं। चुंबकीय धातुओं पर वायुमंडलीय हवा में नमी के कारण रासायनिक प्रक्रिया होने से जंग या मोर्चा लग जाता है। यह क्षरण निम्न कारणों से होता है: धातुओं की प्रकृति से, नमी गैसों व रासायनिक आदि के संपर्क होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है टैरिफ निर्धारण के मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। भारत में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टैरिफों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है टैरिफ, उसके बाद आपको इसमें लिखना है विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत का मूल्य प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता श्रेणी के अनुसार बिजली का मूल्य किया जाता है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा की दर तथा इसे निर्धारित करने के नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन में व्यय किए गए धन को विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल करना है, ताकि वार्षिक लागत तथा बिजली घर के उपयोगी जीवन काल के पश्चात नया षड्यंत्र लगाने हेतु धन उपलब्ध रहे। मूल्य निर्धारण में निम्न प्रभारों को गणना में सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है वार्षिक नियत प्रभार, दूसरा है वार्षिक प्रचलन प्रभार। इसमें आपको लिखना है वार्षिक नियत प्रभार के अंतर्गत मूलधन जैसे कि विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण, रक्षण, मापन आदि के लिए प्रयुक्त मशीनें, उपस्कर, उपकरण तथा युक्तियों की लागत, उच्च अधिकारियों के वेतन तथा अन्य नियत खर्च आदि आते हैं। उसके बाद आपको उसमें हेडिंग डालना है आदर्श टैरिफ के गुण। उसमें लिखना है आदर्श टैरिफ के निम्न गुण हैं, जिसमें पहला है टैरिफ सरल व सुगम होना चाहिए, दूसरा है टैरिफ सस्ता होना चाहिए, तीसरा है टैरिफ उपभोक्ता तथा प्रदायक दोनों को लाभदायक होना चाहिए, चौथा है सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को आसानी से टैरिफ समझ आ जाए, ये विद्युत उपयोग करने के लिए संघर्ष सहमत हो, पांचवा है जनहित में कार्य करने वाले उपभोक्ताओं को आसानी से टैरिफ समझ आ जाए, ये विद्युत उपभोग करने के लिए संघर्ष सहमत हो। उसके बाद आपको इसमें अगला हेडिंग डालना है टैरिफ निर्धारण में सहायक कारक। इसमें आपको लिखना है निम्न कारक होते हैं, जिसमें पहला है वार्षिक नियत प्रभार, दूसरा है वार्षिक चल प्रभार, तीसरा है उपभोक्ता द्वारा की गई उच्चतम मांग, चौथा है विद्युत भार की मात्रा, पांचवा है उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई विद्युत ऊर्जा, और छठवां है विद्युत भार की प्रकृति, सातवां है विद्युत भार का शक्ति गुणांक, आठवां है विद्युत उपयोग का समय, और नौवां है उपभोक्ता को दी जा रही रियायत। तो इतने भी अगर आप कारक लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। उसके बाद आपको उसमें अगला हेडिंग डालना है टैरिफ के प्रकार। इसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टैरिफ निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सरल दर टैरिफ, दूसरा है खंड दर टैरिफ, तीसरा है दो भाग टैरिफ, तीसरा है त्रिभाग टैरिफ, और पांचवा है अधिकतम मांग टैरिफ, छठवां है शक्ति गुणक टैरिफ, और सातवां है मौसमी टैरिफ। तो इतने भी टैरिफ अगर आप लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें हेडिंग डालना है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। उसके बाद आपको उसमें लिखना है ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के परिवर्तित रूप है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप है। ताप, दाब, तनाव, खिंचाव, प्रकाश, वायु, बहता पानी आदि में कार्य करने की क्षमता होती है। ये भी ऊर्जा के ही परिवर्तित रूप हैं। चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल आदि भी कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ज्वलनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नेप्सा, प्राकृतिक तेल, गैसें आदि भी ऊर्जा के परिवर्तित रूप हैं। आजकल विद्युत ऊर्जा का उपयोग इतना अधिक होने लगा है कि इसके बगैर जीवन यापन करना असंभव हो गया है। तो आप इतना कुछ भी अगर आप लिख देते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रदीप्ति ट्यूब के परिपथ में चोक कुंडली का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है प्रदीप्ति ट्यूब। उसके बाद आपको इसमें फिगर बनाना है। फिगर मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से बनाने की कोशिश किया हूँ। ट्यूब का आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है कांच की 1 फुट व 4 फुट लंबी ट्यूब के अंदर प्रदीप्ति पाउडर लेप करके ट्यूब के अंदर थोड़ी मात्रा में आर्गन गैस थोड़े पारे के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब के दोनों सिरों पर बेरियम तथा स्ट्रेंशियम ऑक्साइड के मिश्रण से लेपित टंगस्टन के कुंडलित तंतु लगाए जाते हैं। दोनों सिरों पर प्रत्येक तंतु के दोनों तरफ धातु की 2 प्लेटें लगी रहती हैं। ये प्लेटें एनोड का कार्य करती हैं। एसी सप्लाई की प्रत्येक अर्थ चक्र में जब इलेक्ट्रोड धनात्मक होता है
तब ये प्लेटें इलेक्ट्रॉनों के बम्बाइमेंट को सह सकती हैं। दूसरे अर्थ चक्र में जब इलेक्ट्रोड ऋणात्मक होता है तब ये कैथोड की तरह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आर्क वेल्डन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें हेडिंग डालना है आर्क वेल्डन। उसके बाद आपको इसमें लिखना है इस विधि में धातु के जिन भागों को जोड़ना होता है उन भागों के मध्य इलेक्ट्रोड की सहायता से आर्क उत्पन्न किया जाता है। आर्क से उत्पन्न ऊष्मा से धातु के जोड़े जाने वाले सिरे पिघल जाते हैं। आर्क वेल्डन में लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न होता है। इस तापमान पर धातुओं के पिघलने के लिए किसी यांत्रिक दाब की आवश्यकता नहीं होती है। तो इतना भी अगर आप लिख देंगे आर्क वेल्डन में तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।